इसकी रिएक्टिविटी टुवार्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अब अपन कंपेयर करें कि थायोफिन, पाइरोल और फ्यूरेन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो भी आता है वह क्यों आता है, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन इनमें 5 मेंबर रिंग में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इनकी 5 मेंबर्ड जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखना है टुवार्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पाइरोल। कौन होता है, पाइरोल। उसके बाद होता है फ्यूरेन, और उसके बाद कौन होता है, थायोफिन। और सबसे कम रिएक्टिव आपको पता है कौन होता है, बेंजीन होता है। यानी इन सभी की बेंजीन से अगर तुलना करें तो सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी, बेंजीन की होगी। अब अपन को ये ऑर्डर किस प्रकार प्राप्त हुआ है उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, कि पाइरोल फ्यूरेन से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है और फ्यूरेन थायोफिन से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो पाइरोल है वह फ्यूरेन से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है। तो देखिए यह पाइरोल है और यह है फ्यूरेन। ठीक है, आपको पता है पाइरोल और फ्यूरेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब देंगे, जब इनके इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग में क्या होंगे, डिलोकलाइज होंगे। ठीक है, जो इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, अगली स्थिति में क्या होगा कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगली स्थिति में अपन बोल सकते हैं कि इस प्रकार ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अगली स्थिति यूं पर इस प्रकार की होगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इसका अपन को पता चला है। और अगली स्थिति इस प्रकार यहाँ पर बन जाएगी। देखिए, ठीक है, अब देखिए आप जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हैं। लेकिन डिलोकलाइज का जो प्रारंभ है वह कब हुआ, जब नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर डिलोकलाइजेशन का जो प्रारंभ है वह कब होगा, जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, ऑक्सीजन अपने जब इलेक्ट्रॉन देता है और नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देता है, इसी फैक्टर पर डिपेंड करता है इनकी रिएक्टिविटी। देखिए नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह किससे कम होती है, ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे कम होती है, ऑक्सीजन से कम होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वह अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वह अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वह इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देता। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, विद्युत ऋणात्मकता का मान कम है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन ईजिली दे देगा। जब यह इलेक्ट्रॉन ईजिली दे देगा तो इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन आसानी से नहीं होगा। यदि इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन आसानी से नहीं होगा तो यह इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट नहीं करेगा। यह इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट नहीं करेगा, या अपन बोले कम करेगा। जब यह इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट कम करेगा तो इसकी रिएक्टिविटी किससे कम हो जाएगी, पाइरोल से कम हो जाएगी। वापस सुनिए,
इसका फैक्टर देखिए सब कुछ कॉमन है, सिर्फ यहाँ पर अलग क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहीं पर ये फैक्टर डिपेंड करेगा। देखिए नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह ऑक्सीजन से कम होती है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होने के कारण यह अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो लोन पेयर है उसको इजीली डोनेट कर देगा इस बेंजीन रिंग में। जब इलेक्ट्रॉन पेयर को बेंजीन रिंग में आसानी से दे देगा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें डिलोकलाइज होंगे। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों के डिलोकलाइजेशन के कारण इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की जो घनत्व है वह ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, किससे ज़्यादा हो जाएगा, फ्यूरेन से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए अपन बोलते हैं कि पाइरोल की जो रिएक्टिविटी है वह फ्यूरेन से ज़्यादा होती है। बात समझ में आ गई ना। पाइरोल की रिएक्टिविटी फ्यूरेन से ज़्यादा होती है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे कम होती है, ऑक्सीजन से कम होती है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होने के कारण पाइरोल में उपस्थित नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को बेंजीन रिंग में आसानी से डिलोकलाइज करा देगा। जब अपने लोन पेयर को बेंजीन रिंग में आसानी से डिलोकलाइज करा देगा तो यहाँ पर पाइरोल की जो रिएक्टिविटी है वो किससे ज़्यादा हो जाएगी, फ्यूरेन से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका, आपने प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट पढ़े हैं। ठीक है, देखिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, यदि ए और बी एटम है, कौन सा एटम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को कैच करने की कोशिश करता है या अपनी तरफ खींचता है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की जो पावर है वह क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो यह इन इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन क्या कर देता है, रोक देता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच देता है। देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एक और भी अच्छा फिनोमिना होता है कि ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी नहीं होती, इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम है। किससे कम है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज से कम है। इसलिए अपन बोलेंगे कि जो पाइरोल है वह बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। किससे, फ्यूरेन से। बात समझ में आ गई ना। तो फ्यूरेन की रिएक्टिविटी का मेनली, पाइरोल की रिएक्टिविटी का मेनली रीज़न है कि इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है जो इन इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली डोनेट कर देता है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉनों का सर्कुलेशन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वह इलेक्ट्रोफाइल को आसानी से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और जब इलेक्ट्रोफाइल को आसानी से अट्रैक्ट करेंगे तो टुवार्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसकी रिएक्टिविटी किससे बढ़ जाएगी, फ्यूरेन से बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि फ्यूरेन, पाइरोल, फ्यूरेन और थायोफीन में पाइरोल और फ्यूरेन की रिएक्टिविटी थायोफीन से ज़्यादा क्यों होती है। भाई देखिए इसके पास एस है, सल्फर है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी कम होती है। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होती है तो इसको और भी ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन अपन क्या देख रहे हैं ऑर्डर में कि इसकी रिएक्टिविटी और भी कम हो जाती है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है, देखिए आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखा था कि सल्फर की एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये भी आई थी। मैंने पिछली क्लास में जो थायोफीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताई उनमें देखिए एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये आई जिसमें मैंने आपको बताया था कि सल्फर के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यह बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज देता है, और यह पॉजिटिव चार्ज बाद में क्या होता है, डिलोकलाइज होता है। ठीक है, विस्थानीकरण होता है, और विस्थानीकरण होने के कारण यहाँ पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और इस सल्फर पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। और अगली स्थिति मैंने ये वाली भी आपको बताई थी। ठीक है, अब देखिए थायोफीन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें हम देख पा रहे हैं कि कार्बन एटम पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। कार्बन एटम पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। जबकि पाइरोल की एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसी नहीं है जिसमें कार्बन एटम पर कौन सा चार्ज आए, पॉजिटिव चार्ज आए। यहाँ पर कार्बन एटम पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। देखिए यदि कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आएगा तो क्या होगा, यदि कार्बन एटम के पास पॉजिटिव चार्ज आता है
और इसके पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, और प्रतिकर्षण करने के कारण जब इससे दूर जाएगा तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? कि अपन बोल सकते हैं कि थायोफीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कार्बन एटम पर कौन सा चार्ज आता है, कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिससे इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, जिससे इसमें क्या कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, जो इलेक्ट्रोफाइल को ईजिली अट्रैक्ट नहीं कर पाता, और जब तक इलेक्ट्रोफाइल को ईजिली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तब तक रिएक्टिविटी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कम होने के बावजूद भी इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। उसका रीज़न यही है, और मैंने आपको उस टाइम बताया था कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्यों देते हैं, क्योंकि इनके पास क्या पाए जाते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि इनके पास क्या पाए जाते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं। वेकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाने के कारण ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनकी रिएक्टिविटी टुवार्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम हो जाती है। बात समझ में आ गई क्या? देखिए, एक क्वेश्चन क्या आता है आपके एग्जाम में कि पाइरोल फ्यूरेन और थायोफीन को सुपर एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। पाइरोल, फ्यूरेन और थायोफीन को कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, सुपर एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। उसका रीज़न क्या है, उसके लिए अपन बोलेंगे कि पाइरोल, फ्यूरेन और थायोफीन की रिएक्टिविटी बेंजीन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। पाइरोल, फ्यूरेन और थायोफीन की जो रिएक्टिविटी है वह बेंजीन से ज़्यादा होती है, जिसके कारण पाइरोल, फ्यूरेन और थायोफीन को अपन क्या बोलते हैं, सुपर एरोमेटिक यौगिक बोलते हैं, सुपर एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है कि जब इनका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा। अब क्या क्वेश्चन आता है कि ये तो समझ में आ गया कि इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए, अगर पाइरोल और फ्यूरेन की बात करें तो पाइरोल में उपस्थित नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे कम होती है, ऑक्सीजन से कम होती है, इसलिए पाइरोल की रिएक्टिविटी किससे ज़्यादा हो जाती है, फ्यूरेन से ज़्यादा हो जाती है। यदि अपन थायोफीन की बात करें तो थायोफीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पॉजिटिव चार्ज आते हैं जो इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। ठीक है, बेंजीन से क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें 5 एटम पर 6 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं, जबकि बेंजीन में 6 एटम पर 6 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जब अपन इसकी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कराएं, देखिए मैं X लिख देता हूँ, एक हेटेरो एटम है, यदि इसकी अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएं तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल 2 पोजीशन पर अटैक कर सकता है। देखिए, हेटेरो एटम को 1 माने तो ये भी 2 है और इसके रेस्पेक्ट में ये भी 2 है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 2 और 5 पोजीशन तो एक जैसी हैं और 3 और 4 पोजीशन एक जैसी हैं। 2 और 5 पोजीशन को अपन बोलते हैं अल्फा पोजीशन और 3 और 4 पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं, बीटा पोजीशन। बात समझ में आ गई ना? यानी इलेक्ट्रोफाइल 2 पोजीशन पर अटैक कर सकता है, अल्फा पोजीशन पर और बीटा पोजीशन पर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अपन ये भी देख रहे थे कि इन दोनों पोजीशन पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इनमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वह कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा तो क्यों अटैक करेगा। देखिए, सबसे पहली बात, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर अटैक करेगा। तो सबसे पहले अपन इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। देखिए किस प्रकार बनेगी, एक्स बराबर अपन NH ले सकते हैं तो पाइरोल बन जाएगा, O ले ले तो फ्यूरेन बन जाएगा और S ले ले तो थायोफीन बन जाएगा। देखिए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अपन क्या देखते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज,
ये नेगेटिव। ठीक है, मैंने आपको जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की अभी स्टेबिलिटी बताई तो मैंने आपको एक बात बताई, वो आपको याद है या नहीं है उसका अभी पता चलेगा। अगली स्थिति में क्या होगा? अगली स्थिति में क्या होगा? अब देखिए मैंने आपको एक बात बताई कि ये रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं बीच वाली, इनमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है कार्बन एटम पर। देखिए यहाँ पर अपन बात करें 1 2 3 4 5 पोजीशन, यहाँ पर 5 पोजीशन पर आया, अपन बोल सकते हैं अल्फा पोजीशन पर, यहाँ पर बीटा पोजीशन पर, यहाँ पर वापस अल्फा पोजीशन पर, यहाँ पर बीटा पोजीशन पर। जो स्ट्रक्चर, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन चारों में से ज़्यादा स्टेबल है उस पर इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन एटम पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। यदि इन चारों की बात करें तो देखिए मैंने आपको बताया था चार्ज सेपरेशन, पिछली क्लास में आपको बताया कि जिसमें चार्ज सेपरेशन क्या होता है? मिनिमम होता है, वह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा स्टेबल होती है। देखिए चार्ज सेपरेशन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच की दूरी। यदि मैं बात करूँ इस थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर की, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो देखिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच की दूरी कम है। किससे कम है? इससे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के बीच में एक एटम आ रहा है जबकि वहाँ पर कोई एटम नहीं आ रहा। ठीक है, किससे कम है? सेकंड और फिफ्थ से। यानी इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो ये मॉलिक्यूल के निर्माण में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगी, और मॉलिक्यूल के निर्माण में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगी तो इन्हीं पोजीशन पर कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि सेकंड और फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर मिनिमम चार्ज सेपरेशन पाया जा रहा है। मिनिमम का मतलब है कम से कम चार्ज का सेपरेशन पाया जा रहा है, इसलिए अल्फा पोजीशन इलेक्ट्रोफाइल के अटैकिंग की प्रिफर्ड पोजीशन है। यानी इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा? अल्फा पोजीशन पर। दूसरा अपन देख सकते हैं दूसरे तरीके से भी कि अल्फा पोजीशन पर क्यों अटैक करेगा। देखिए यह एक हेटेरो एटम है, इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा। ठीक है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसने इलेक्ट्रोफाइल को दे दिए। कौन सी पोजीशन पर अटैक देख रहे हैं अपन? अल्फा पोजीशन पर। ये हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, इससे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब इधर आए तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखिए कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आए तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा ये इंटरमीडिएट H और E। अगली स्थिति में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। अगली स्थिति में क्या होगा? X इलेक्ट्रॉन देगा तो देखिए पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ जाएगा? हेटेरो एटम पर आ जाएगा। ठीक है, ये इनकी क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है कि अल्फा अटैक करने के बाद बना इंटरमीडिएट 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताता है। अल्फा अटैक कराने पर जो बना इंटरमीडिएट है वह 3 क्या बना रहा है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा है। यदि मैं इन पर बीटा अटैक कराऊं तो बीटा अटैक कैसे होगा? देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल वापस इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, लेकिन अब कहाँ पर जुड़ा? ये बीटा पोजीशन पर। कहाँ पर जुड़ा है? बीटा पोजीशन पर जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये X इसको इलेक्ट्रॉन देगा और अगली स्थिति यही आ गई, डबल बॉन्ड X पर पॉजिटिव चार्ज, ये H और ये E। लेकिन यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी है? 2। देखिए अल्फा अटैक होने पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी आती हैं? 2। और बीटा अटैक होने पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी आती है? अल्फा अटैक होने पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आती हैं 3, जबकि बीटा अटैक होने पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी आती हैं? 2। जिस अटैक पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा आती है
जिस अटैक पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा आती हैं, इसका मतलब क्या है कि वह इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है। यदि अपन बात करें अल्फा अटैक से बना हुआ इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है या बीटा अटैक से बना हुआ इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है, तो आप बताओगे कि सर अल्फा अटैक कराने पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने के कारण अल्फा अटैक कराने पर बना जो इंटरमीडिएट है कार्बोकैटायन है वह ज़्यादा स्टेबल है बजाय बीटा अटैक के, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और जो इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है प्रीफर्ड अटैक वही होता है। ठीक है, प्रीफर्ड अटैक वही होता है। यानी यदि अपन 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी पोजीशन पर होगी? अल्फा पोजीशन पर होगी, बीटा पोजीशन पर नहीं होगी। अल्फा पोजीशन का मतलब क्या है? 2 और 5 पोजीशन। बीटा पोजीशन का मतलब क्या है? 3 और 4 पोजीशन। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जुड़ेगा? अल्फा पोजीशन पर जुड़ेगा। देखिए आगे क्या हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जुड़ जाएगा? अल्फा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। बीटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेफर्ड पोजीशन है वह कौन सी आई है? अपने अकॉर्डिंग अल्फा पोजीशन आई है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आ गई कि किस प्रकार यहाँ पर अटैक प्रीफर्ड है। ठीक है, देखिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि देखिए पाइरोल जो है वह एक इम्पोर्टेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, 5 मेंबर्ड भी है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखिए हीमोग्लोबिन जो बना होता है अपना ब्लड, जिसके कारण अपना जो ब्लड में पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड का रंग कैसा होता है? रेड होता है। उस हीमोग्लोबिन में पाइरोल की उपस्थिति किसमें होती है? हीम वर्णक में होती है। ऐसे ही प्लांट की जो लीफ है उसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल में भी कौन पाया जाता है? पाइरोल पाया जाता है। कौन पाया जाता है? पाइरोल। ठीक है, तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हेट्रोसाइक्लिक। इन कंपाउंड का यूज अपन कई सारी ड्रग्स बनाने में भी करते हैं। ठीक है, तो ड्रग्स बनाने में और जैसे विटामिन B12 अपन की क्या है? विटामिन है। उन सभी में कौन पाए जाते हैं? ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पाए जाते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? पाइरोल, फ्यूरिन और थायोफिन। आगे जो भी अपन कंपाउंड पढ़ेंगे उनके बारे में भी अपन देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और इससे आगे का जो मैटर है वह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।